नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन केमिस्ट्री की क्लास का 7वां वीडियो है, जिसमें अपन बात करेंगे जो एरोमेटिक यौगिक अपने पिछली क्लास में पढ़ा था बेंजीन के बारे में। बेंजीन को बनाने की रासायनिक विधियाँ और हगल का नियम पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे बेंजीन या इनकी रासायनिक अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे? इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। कौन कौन सी ये रासायनिक अभिक्रियाएं बनाते हैं, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये मुख्य रूप से कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। अब इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये किसकी बात करेंगे? बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं या एरोमेटिक यौगिकों की, इनकी बात करते हैं। जो अपन पढ़ रहे हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और इनकी पहली अभिक्रिया नंबर 1 की बात करें तो पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण रिएक्शन है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। अब इसमें होता क्या है कि बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रीकारक मिश्रण से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? नाइट्रीकारक मिश्रण से करवाई जाती है। क्या करवाया जाता है? नाइट्रीकारक मिश्रण। अब ये नाइट्रीकारक मिश्रण होता क्या है? HNO3 प्लस H2SO4। ये HNO3 प्लस नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रीकारक मिश्रण कहलाता है। और जब इससे क्रिया करवाई जाती है तब क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो उसको लिख देते हैं। अभिक्रिया एक लाइन में कैसे होगी? ये बेंजीन और इसकी क्रिया नाइट्रीकारक मिश्रण से करवाई जाती है। HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है। तब बनता क्या है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा? ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और उसके साथ में H प्लस निकल जाएगा। अम्लीय माध्यम में होती है अभिक्रिया। अब देखो यहाँ एक अम्ल होगा और एक क्षार के रूप में क्रिया करता है। अब कौन किसकी प्रकृति क्षारीय होती है? इन दोनों में कौन क्षार के रूप में कार्य करता है? ये पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा है कि ये जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है उसमें NO2 समूह होता है या नाइट्रोजन, या फिर जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है, इनमें से कौन सा समूह होता है वो क्षार की तरह कार्य करता है। वो जो नाइट्रोनियम आयन बनता है ना, वो क्षार की तरह कार्य करता है। अब इसमें होता क्या, कैसे बनती है? ये HNO3 और ये H2SO4, यहाँ से क्या बनेगा? एक निकल जाएगी NO2। ठीक है, नाइट्रिक NO2। ये नाइट्रो, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ये नाइट्रोनियम आयन हो गया। इसके साथ में निकल जाएगा HSO4। HSO4 माइनस, HSO4 माइनस का मतलब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल गया और इसके साथ में एक हाइड्रोजन ये निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो वो निकल जाएगा H2O, जल का अणु निकल जाएगा। ये एक अम्ल, यहाँ से ये अम्ल है। ठीक है, यहाँ से H प्लस निकला है और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकला है, तब जाके वो H2O बना। और ये जो है, ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है, अब यहाँ ये इसमें क्षार की तरह कार्य करता है और ये इसमें अम्ल की तरह कार्य करता है। तो यही पूछा था कि कौन सा आयन, कौन है जो क्षार के रूप में कार्य करता है, या इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्षारीय प्रवृत्ति होती है किसकी? इस नाइट्रिक अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। अब इसकी क्रियाविधि का अपने को कोई ध्यान नहीं। अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसकी क्रियाविधि दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, मैकेनिज्म पूरी दी हुई है। अपने को वहाँ उसको समझना कोई ज़रूरी नहीं है। होगा क्या? अब एक बार मैं पूरी, देखो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये जो होता है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है। इसकी एक ध्यान रखना। इस आयन का नाम है वो नाइट्रोनियम आयन है
और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये बेंजीन की एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके ऊपर जुड़ जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा, यहाँ जैसे ये अभिक्रिया होती कैसे, उसकी क्रिया विधि को भी अपन एक बार देख लेते हैं। क्रिया विधि को भी एक बार देख लेते हैं इसको। अब क्या होगा, ये H2SO4 और ये HNO3, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा। इसके साथ में क्या बनेगा, HSO4 माइनस बनेगा। HSO4 माइनस कैसे बनेगा, ये H2SO4 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, और उसके साथ क्या बन जाएगा, ये जल का अणु बन जाता है। अब उसके बाद आगे बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कैसे होगा, ये बेंजीन और इसके ऊपर कौन क्रिया करता है, ये NO2 प्लस क्रिया करेगा। अब NO2 प्लस की जैसे ही क्रिया होगी, नाइट्रोनियम आयन की क्रिया होगी, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। अब जैसे ही नाइट्रोनियम आयन इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ जाके ये जुड़ जाएगा। यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, आपकी इच्छा हो, जहाँ जाके एक कार्बन के ऊपर ये जुड़ना है। मान लो कि ये वाला NO2 प्लस है और ये यहाँ जाके जुड़ता है, तब क्या बनेगा, जहाँ जुड़ा है वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ जाके एक NO2 जुड़ जाएगा। और इसके ऊपर देखो, यहाँ पे क्या थी, एक हाइड्रोजन थी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन होती है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन होती है, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ जाके बच जाएगी, और ये हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा संकरण होता है, इसका इसका संकरण होता है वो sp3 संकरित होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होगा इसके अंदर, sp3 संकरण। अब ये जो अब ये जो यौगिक बना है, इसको कहते हैं व्हीलैंड मध्यवर्ती। क्या कहते हैं, व्हीलैंड मध्यवर्ती कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्हीलैंड मध्यवर्ती बनता है, उसमें केवल एक कार्बन, केवल एक कार्बन होता है, केवल एक कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। कौन सा sp3 संकरित होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ता है, वो वाला कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। मतलब एक कार्बन होगा, वो क्या होगा, एक कार्बन होता है, वो क्या होता है, sp3 संकरित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, व्हीलैंड मध्यवर्ती के बारे में। अब आगे इस पूरी, अपने को पूरी क्रियाविधि देखनी नहीं ना, अपने के क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अब यहाँ से जो एक मध्यवर्ती, या इसमें यहाँ से अनुनादी जो संकर बनता है, वो क्या बनता है, उसको ध्यान रखना। पूरी में टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अपना क्वेश्चन क्या आएगा, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको यहाँ दर्शा दो, और यहाँ जाके क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही। अब इसको कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, एरिनियम आयन कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, एरिनियम आयन कहते हैं। और यही बात आती है कि इस एरिनियम आयन के अंदर केवल एक कार्बन होता है। कितना कार्बन, केवल एक कार्बन होता है। वो कौन सा संकरण होता है उसका, sp3 संकरण होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया के अंदर यही पूछा जाएगा, ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट्रिक कारक मिश्रण से यह अभिक्रिया करवाई जाती है। यहाँ जो नाइट्रोनियम आयन बनता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। और यहाँ जो ये व्हीलैंड मध्यवर्ती या जो एरिनियम आयन बनता है, इसमें केवल एक कार्बन होता है, वो क्या होता है, sp3 संकरित होता है। यहाँ मैं एक नोट लिख रहा हूँ कि एरिनियम आयन में, एक मिनट इसको सही करते हैं, एरिनियम आयन में, एरिनियम आयन में केवल एक कार्बन, केवल एक कार्बन sp3 संकरित होता है। बाकी वाला क्या होगा, देखो बेंजीन के अंदर पीछे अपने पढ़ा था कि sp2 संकरण होता है, तो इसमें एक कार्बन होगा, वो sp3 संकरित होता है। इसको ध्यान रखना। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि एरिनियम आयन का जो कार्बन होता है उसका संकरण क्या होता है, वो sp3 संकरण होता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से दूसरी अभिक्रिया आती है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। यहाँ से दूसरी अभिक्रिया कौन सी आती है, हैलोजनीकरण रिएक्शन होती है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है,
बेंजीन के ऊपर किसकी क्रिया करवाई जाती है? हैलोजन की क्रिया करवाई जाती है। किसकी क्रिया करवाई जाएगी? हैलोजन की क्रिया करवाई जाती है। होता क्या है, ये वाला बेंजीन और इसके ऊपर Cl2 की क्रिया, क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये क्रिया करवाई जाती है। अब ये पूछा जाता है कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया में जो निर्जल AlCl3 का उपयोग किया जाता है, ये होता क्या है? ये क्या होता है? एक लुईस अम्ल होता है। ये जो AlCl3 होता है वो क्या होता है? एक लुईस अम्ल होता है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी? इस बेंजीन वाले की जाएगी, और एक ये Cl क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, और यहाँ जो Cl बचेगा वो वहाँ जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाता है। क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन बनेगा। ये अभिक्रिया भी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और ये वाला जो AlCl3 होता है वो क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे वाली जो अभिक्रिया है 3 नंबर है, उसको कहते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया है, वो तीसरी अभिक्रिया है। इसमें किससे क्रिया करवाई जाती है? बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? केवल सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा? सल्फोनिक अम्ल बनता है, SO3H बनता है। यहाँ से ये बनेगा SO3H बनता है, H2SO4। और वहाँ से उसके साथ में क्या, देखो SO4 है तो एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, वहाँ निकलेगी। तो ये उसके साथ में H2O, ये जल का अणु भी निकलेगा, और इसको कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। ये भी अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। और चौथी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया 4 नंबर की जो रिएक्शन है, जिसको कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है। 2 प्रकार की ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है उसको ध्यान रखना। एक होता है एसिटिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण होता है, और दूसरा होता है एल्किलीकरण। 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है एसिटिलीकरण और दूसरा होता है एल्किलीकरण। पहला एसिटिलीकरण और दूसरा होता है एल्किलीकरण। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। पहली कौन सी है? एसिटिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? किससे क्रिया करवाई जाती है? बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। देख लो इधर, ये बेंजीन और इसकी क्रिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। जब भी इसके साथ क्रिया करवाएंगे तब एक HCl निकल जाएगा। अब HCl कहाँ से निकलेगा? ये वाला H, और ये वाला जो पीछे बचेगा वो जाके यहाँ जुड़ेगा, वहाँ की हाइड्रोजन निकल जाएगी, और ये बनता है, यहाँ से ये बनेगा एसीटोफिनॉन बनता है ना, एसीटोफिनॉन जाके बन जाएगा आपके यहाँ से ये बेंजीन, और इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? C, और ये डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनॉन। ये अभिक्रिया कौन सी होगी? एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। जो कौन सी अभिक्रिया है आपकी? एसिटिलीकरण अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे। दूसरी यहाँ से क्रिया इसकी 2 नंबर है एल्किलीकरण। कौन सी? एल्किलीकरण अभिक्रिया है। अब एल्किलीकरण में किससे करवाएंगे? ये एक बेंजीन है, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है? एल्किल हैलाइड। अब ये वाली अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। इसको कहते हैं, ये लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। यहाँ भी इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है। ये एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो ये भी क्या होता है? एक लुईस अम्ल होता है। इसको भी ध्यान रखना, ये लुईस अम्ल होता है। यहाँ वाला ये Cl, और वहाँ जहाँ जुड़ेगी वो हाइड्रोजन HCl यहाँ से निकल जाएगा। बनेगा क्या? टॉलुइन बनेगा। क्या बनता है? टॉलुइन बनता है, या जिसको मैथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, या टॉलुइन भी कह सकते हैं। ये वाला यहाँ से बनेगा।
अब देखो ये जो अभिक्रिया कौन सी होगी आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है। आगे अभिक्रियाओं की बात करते हैं। अब आगे देखना, अपन ने एक बात की थी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में अभी एक बात की थी, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन की क्रिया करवाई जाती है तब हेलोबेंजीन बनता है या फिर क्लोरोबेंजीन बनता है ना। तब आगे अभिक्रिया में क्या करवाया था, यहाँ से इस बेंजीन के ऊपर हैलोजन की क्रिया करवाई थी। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई थी। और ये वाला निर्जल AlCl3 क्या होता है? लुईस अम्ल होता है ना। अब यहाँ से बना क्या था? क्लोरोबेंजीन बना था। क्या बना था? ये क्लोरोबेंजीन बना था। यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन बना था और यहाँ से इसके साथ में क्या निकल गया था? ये HCl निकल गया था। अब आगे यहाँ से एक प्रोसेस और होता है कि यदि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिया जाए, क्या लिया जाए? अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रमक लिया जाए। अगर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रमक ले लेते हैं तो सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाता है। सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हैलोजन के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाएगा? हैलोजन के द्वारा हो जाता है। ठीक है। अगर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रमक, मतलब ये हैलोजन ले लेंगे तो बेंजीन की सारी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और क्या बनेगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। ये Cl2 6Cl2 ले लो। 6Cl2 लेंगे तो क्या बनेगा? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये भी अभिक्रिया होती है और यहाँ पर 6HCl 6 हाइड्रोजन निकल जाएगी और पीछे जो 6 Cl बचेंगे वो कहाँ जुड़ जाएंगे? इस बेंजीन वलय के ऊपर जाके जुड़ जाएंगे। ये इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसको? हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। C6Cl6 बनेगा। C6Cl6 बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। और यह अभिक्रिया भी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ से क्या बनता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। इतना आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी और जिनके बारे में अपन ने बात की। अब आगे बात करें तो आगे जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी अभिक्रियाएं होती है? 2 नंबर की अभिक्रियाएं होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं या इनको कहते हैं योगज अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? योगात्मक अभिक्रियाएं या योगज अभिक्रियाएं कहते हैं। और इनमें सबसे पहली अभिक्रिया होती है वो है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग किसके ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाना है? इस बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाना है। तब क्या बनता है? देखो ये बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन का, देखो बेंजीन को थोड़ा सा उस टाइप में बंद बना दे। ये बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन का योग करना है। हाइड्रोजन का योग करेंगे तो क्या होगा? 3H2 किसकी उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से क्या होगा? 6 हाइड्रोजन और इसके ऊपर जुड़ जाएगी और ये बन जाता है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाती है? साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। इतना से याद रखना है कि जब इसका अपचयन करवाएंगे, बेंजीन का अपचयन करवाने पर क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी अभिक्रिया आती है। यहाँ से दूसरी अभिक्रिया क्या आती है? किसका योग है? हैलोजन का योग करना है। किसका योग करना है? हैलोजन का योग करना है। किसके ऊपर करवाना है? बेंजीन के ऊपर हैलोजन का योग करवाएंगे। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर हैलोजन का योग करते हैं। देख लो अभिक्रिया क्या बनेगा। यहाँ से उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनता है? ये एक बेंजीन और इसके ऊपर किसका योग है? हैलोजन का योग, 3Cl2 का योग करना है। और यह अभिक्रिया किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में सूर्य और 500 केल्विन लगभग यहाँ पर ताप लिया जाता है। और यहाँ से क्या बनेगा? देखो इसके साथ में क्या होगा? 6 जो क्लोरीन है वो इसके ऊपर जाके जुड़ जाते हैं। तब यहाँ से क्या बनेगा? 1Cl, ये 2Cl, ये 3Cl, ये 4Cl, ये 5Cl और ये 6Cl। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनता है C6
H6Cl6, C6HCl, और यहाँ जो बनता है वो क्या बनता है, C6H6 और Cl6, C6H6 और Cl6। दूसरा इसको कह सकते हैं 666, देखो 6 इसको कहते हैं 666 या 666, या इसका एक और नाम होता है, या इसको कहते हैं गैमेक्सिन। क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं गैमेक्सिन भी कहते हैं, या इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, लिंडेन भी कहा जाता है। इनका ये व्यापारिक नाम है, मार्केट में ये इसी नाम से बिकते हैं, इसलिए इसको लिंडेन भी कहा जाता है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा जाता है, लिंडेन भी कहा जाता है, C6H6Cl6 666 भी कहते हैं, और इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं। तो इस नाम से ये मार्केट में बिकता है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, योग हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन का योग कौन सी अभिक्रिया होती है, ये योगात्मक अभिक्रिया होती है, और यहाँ से बनता क्या है, गैमेक्सिन बनता है, लिंडेन बनता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये योगात्मक अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर आगे बात करें तो अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है, वो है बेंजीन का दहन। इससे पहले अपन ने दहन एक और पढ़ा था, कहाँ पर, एल्केन का पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन पढ़ा था। आज अपन बेंजीन का दहन पढ़ेंगे, और बेंजीन के दहन में क्या होता है, C6H6 प्लस इसके साथ में 15/2, और कितने होते हैं, 15/2 O2 होते हैं। इसकी क्रिया करवाई जाती है, तब क्या बनता है, 6CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उसके साथ क्या बनता है, जल बनेगा, 3H2O बनेगा। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है कि जब बेंजीन का दहन किया जाता है, तब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और उसके साथ क्या बनता है, जल बनता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, इतनी याद रखनी है कि जब बेंजीन का दहन करेंगे तब बनेगा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसके साथ में क्या बनता है, जल बनता है। और ये भी अभिक्रिया क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी अगर आगे बात करें, ये इस अध्याय का या इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी, है ना। तो ये ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी, देखो ये तो चीज़ें आपको रटने वाली है, समझने वाली हो तो आप समझ लेना, रटने वाली है तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ, अपने देखो अपने सवाल सही होना चाहिए, और सवाल क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप अब क्वेश्चन आपके चाहे रटने से सही हो या फिर समझने से सही हो, तो उतनी माथापच्ची नहीं करनी है। एक देखना, एक होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशी, और दूसरा होता है मेटा निर्देशी। अब कौन कौन से समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं और कौन से समूह होते हैं वो मेटा निर्देशी होते हैं, इसका आपको याद रख लेना सीधा। किसी के समझ में, देखो ये बहुत थोड़ी टेढ़ी चीज़ है, समझ में आनी, इसको समझ लेना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। तो इसको आप थोड़ा क्या करना, याद रख लेना कि कौन से समूह होते हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं, और कौन से समूह होते हैं वो मेटा निर्देशी होते हैं। तो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये नाम आप याद करना। OH समूह होता है, NH2 समूह होता है, इसके साथ में NHR, ये वाला जो समूह होता है वो भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। NHCOR, ये वाला समूह भी क्या होता है, ये वाला भी समूह क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। OCH3, ये वाला समूह भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। इसके अलावा ये CH3 और ये C2H5, ये वाला भी, और ये क्लोराइड होता है वो Cl भी, और NR2, ये वाला समूह भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। NHCOR हो गया, और इसके साथ OR, ईथर वाला जो होता है, ये भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। इसके साथ में C6H5, ये फाइनल समूह होता है, वो भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। और इसके अलावा जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये सारे समूह क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। इनको आपको याद रखना है। मेटा निर्देशी कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो समूह होता है NO2, उसके साथ में साइनाइड समूह होता है, साइनो समूह होता है ये वाला, और इसके साथ में एल्डिहाइड होता है ये, और इसके साथ में COR जो कीटोन होता है वो भी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो भी कौन सा है, मेटा निर्देशी है। और इसके साथ में सल्फोनिक अम्ल वाला ये SO3H,
ये भी है, वो कौन सा होता है, मेटा निर्देशी होता है। और NR3 ये भी कौन सा होता है, मेटा निर्देशी होता है। CF3 होता है, वो भी मेटा निर्देशी होता है। और CCl3 ये भी कौन सा होता है, मेटा निर्देशी होता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, अब इसको समझना है तो फिर इसकी अनुनादी संरचनाएं आपको आनी चाहिए। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक करके अनुनादी संरचना समझा के बताऊं, तो इतना टाइम नहीं है। आप अनुनादी संरचनाओं के लिए NCERT की बुक दे लेना, उसमें कौन कौन से समूह मेटा निर्देशी है, कौन कौन से ऑर्थो और पैरा निर्देशी है, वो दिया हुआ है। और वहीं से भी मैंने कुछ ऐड करके ग्रेजुएशन की किताब से भी उठा के ये लिख दिए कि कौन कौन से ऑर्थो और पैरा होंगे और कौन कौन से मेटा निर्देशी होंगे, इसको मैंने लिख दिया है। और अनुनादी संरचनाओं को समझना है तो आप इसकी NCERT बुक में देख लेना। अब एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, पिछले एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम हुए थे सेकंड ग्रेड के, मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे। कौन कौन से दिए थे, एक सामान्य शिक्षा वाला दिया था, ठीक है, और एक कौन सा दिया था, संस्कृत शिक्षा वाला दिया था। दोनों मैंने पेपर दिए थे और मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है और इसको मैंने डॉक्यूमेंट भी नहीं करवाई, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को भला हो रहा है तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट भी नहीं करवाएंगी और एक सीट कोई और ले जाएगा इसको। तो अब यहाँ भी कितने पूछे थे, 4 क्वेश्चन पूछे थे, और यहाँ भी कितने पूछे थे, 4 पूछे थे। मेरे दोनों में सही हुए थे, दोनों में ही 8 ही क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। इस यूनिट को मैंने इस तरह से पढ़ा था कि मुझे इतना विश्वास था कि इसको मैं अगर पढ़ के जा रहा हूँ और एग्ज़ाम में कोई सवाल आया, क्वेश्चन आया, तो मेरे गलत नहीं होगा। तो ये 4, देखो 4 के 8 नंबर दे के गया है और 8 नंबर की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो बढ़िया है। जो आप यूनिट पढ़ रहे हो उसको 100% दीजिए, और जिसको आप नहीं पढ़ रहे हो ना उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना पढ़ रहे हो उसको 100% दे के जाओ। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपने एक सिलेबस को, मैटर को फिक्स किया था। किसको फिक्स किया था, मैटर को फिक्स किया। उस मैटर में लगभग मैंने फिजिक्स को बिल्कुल स्किप किया था। ठीक है, फिजिक्स को बिल्कुल स्किप करने के बाद में मेरे पास मैटर कितना बचता है, तो वो फिजिक्स के करने के बाद में मैंने देखो लगभग आपको 110 क्वेश्चन में भी मैंने केमिस्ट्री भी छोड़ी थी, कुछ टॉपिक कुछ बायोलॉजी के छोड़े थे। मैंने 100, इस 100 को मैंने क्या किया, 100% में बदला। और 100% में बदलने के बाद में केमिस्ट्री मैंने अच्छी कर दी थी और बायोलॉजी को मैंने एवरेज पढ़ा था, टीचिंग मेथड को भी ठीक पढ़ा था, क्वेश्चन भी ठीक हो गए थे और सिलेक्शन भी हो गया है। ये हाइड्रोकार्बन यूनिट पूरी होती है। अगले वीडियो में अपन देख लेंगे कि पिछले पेपर में कौन कौन से, दोनों पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, उनके बारे में एक बार बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का लाएंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे और इनका आंसर क्या माना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।